Good afternoon and welcome to your intermediate first year Hindi class children. I think first I'll wish you happy and prosperous new year. Come healthy, wealthy and wise to the class. Enjoy your new year and come to the class. Again once more time children, happy and prosperous new year. ये एक क्या कहते हैं कि हमारे लिए ये एक निबंध के रूप में हम इस क्लास को पढ़ सकते हैं। ये क्लास हमारे लिए आ सकता है। इसके लेखक है एन मणिवासकम। एन वासकम का पूरा नाम नटराजन मणिवासकम है। यह विश्व प्रसिद्ध जल से जुड़े पर्यावरण, शायद हम लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा था बच्चों। हम लोग तो धरती को बचाने के एनवायरमेंट के लिए है ये पाठ। तो इसको हम लोग ये इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे, पर हम लोग विल स्टार्ट कि हमको धरती को क्यों बचाना है, कैसे बचाना है, ये पढ़ेंगे। क्योंकि पर्यावरण और प्रदूषण या पोल्यूशन एंड एनवायरनमेंट के रूप में ये लेसन आ सकता है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको पढ़ने की कोशिश करूँगी। सिर्फ मैं पढ़ूँगी, तुम लोग ध्यान से सुनो। मनुष्य के लालच ने हम लोगों ने क्या किया कि अपने क्या कहेंगे कि स्वार्थ के लिए जो पेड़ पौधे थे, जो बड़े बड़े पेड़ थे, इसको काट कर कई इंडस्ट्रीज़ बनाई हैं पैसों के लिए, कई बड़े बड़े इमारतें बना दी हैं, और हम धड़ाधड़ पेड़ों को काटते हुए चले जा रहे हैं। जब हम पेड़ों को काटते हुए चले जा रहे हैं तो इसका परिणाम हमारे पर्यावरण पर ज़रूर पड़ता है। इसी के कारण कहीं पर भारी वर्षा हो रही है, कभी बहुत ठंड पड़ रही है, कभी जल का स्तर बढ़ गया है, कभी गर्मी हो रही है, और प्रकृति में बहुत सारी उथल पुथल हो रही है, क्योंकि हम लोग क्या करें, पेड़ों को धड़ाधड़ काटते हुए चले जा रहे हैं। तो इसीलिए इस पाठ को हमारे लिए दिया गया है। उसे देखिए तो कहा जाता है कि ये पाठ हमारे पोर्शन में नहीं है, पर मैं क्यों बढ़ा रही हूँ कि कभी कभी हम लोगों को ये पर्यावरण प्रदूषण के बारे में कुछ जानकारी लिखने के लिए कहा जाए तो हमको इस पाठ के बारे में बहुत सारी जानकारी मिल सकती है। मनुष्य के लालच में प्राकृतिक भंडारों के संसाधनों को खाली कर दिया। यदि स्तर पर कदम न उठाए गए तो धरती हमारी भरण पोषण की क्षमता खो देगी। इससे तथा अन्य सभी जीवित प्राणियों को जीने के साधनों को वर्जित करना, यानी कि जब पेड़ नहीं होंगे, जो पेड़ है उससे हमको जीव वायु ऑक्सीजन हमको मिलता है। और कहा जाता है कि ये पेड़ जो होते हैं रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और दिन में ऑक्सीजन देते हैं। पर बच्चों कुछ पेड़ जैसे बरगद और पीपल के पेड़ है, ये पेड़ हमेशा जागृत रहते हैं, और ये पेड़ हमें रात में भी ये लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन ही देते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देते हैं। और हम अवश्य देखा तो हमारे हिंदू कल्चर में पेड़ों को काटना एक बहुत बड़ा पाप माना जाता है। पेड़ों को लगाना एक धार्मिक कृत्य माना जाता है। उन पेड़ों की रक्षा करना कहा जाता है कि एक बेटी की रक्षा करने के समान है। तो स्कॉटहोम में 1972 से संपन्न हुए अंतर्राष्ट्रीय मानव पर्यावरण सम्मेलन में स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कहा था, रहने अथवा भोजन, पानी, सफाई और सिर छिपाने के लिए स्थान मुहैया कराने, रेगिस्तानों को हरा भरा करने और पहाड़ियों को रहने योग्य बनाने हेतु पर्यावरण की सुरक्षा लाने के लिए विकास का एक प्रमुख साधन है। जनसंख्या वृद्धि पर पूरी तरह रोक तो नहीं लगाई जा सकती, परंतु सरल सस्ते उपायों को अपनाकर प्रदूषण का स्तर कम से कम किया जा सकता है। कहा जाता है कि हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ने से देश के ऊपर, पृथ्वी पर बहुत सारे चीज़ों का नुकसान हो सकता है। तो इंदिरा गांधी ने क्या कहा था कि हमको लोगों को जीने के लिए, सर छिपाने के लिए और हर एक इंसान को कुछ जगह देनी चाहिए, और जो रेगिस्तान है वहाँ पर पानी का स्रोत बढ़ा देना चाहिए। क्योंकि रेगिस्तान में हम लोग देखते हैं कि ये जो राजपूत औरतें हैं रेगिस्तान में या राजस्थान में जो औरतें रहती हैं, ये कई दूर दूर तक अपने घड़े लेकर पानी लेकर आती है। तो इनके विकास के लिए आपको काम करना चाहिए, ऐसे इंदिरा गांधी ने कहा था। तो हमको इसके लिए जनसंख्या की वृद्धि पर रोकना चाहिए। ये तो हम लोग कुछ हद तक कर सकते हैं, पर पेड़ों को नहीं काटने का कार्य हम लोग तो आसानी से कर सकते हैं कि जितने
अगर हम लोग एक पेड़ काटते तो हमको कम से कम 4 पेड़ लगाना चाहिए, तभी हमारे को शुद्ध वायु मिलेगा। अगर पेड़ काट देंगे तो हमको जीने के लिए ऑक्सीजन की या शुद्ध हवा मिलने की बड़ी कठिनाई होगी। हम पृथ्वी से जितना कुछ लेते हैं उससे अधिक उसे लौटाना होगा। पृथ्वी से हम लोग बहुत कुछ लेते हैं, हवा लेते हैं, पानी लेते हैं, फल लेते हैं, फूल लेते हैं, सुंदर दृश्य लेते हैं। जीने का सहारा है ये हमारी प्रकृति, और हम उसके बारे में क्या दे रहे हैं कि हम उसको धड़ाधड़ काटते चले जा रहे हैं। उससे बड़े बड़े बिल्डिंग, बड़े बड़े इमारतें हम लोग बनाते हुए चले जा रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए। प्रत्येक कटने वाले वृक्षों के बदले में एक वृक्ष अवश्य लगाए। जहाँ कहीं वायु प्रदूषण अधिक हो जाता वहाँ प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के विचारधारा अधिक संख्या में प्रदूषण का मुकाबला करने वाले पेड़ लगाए जाने चाहिए। यह काम स्वयं संबंधित उद्योग को ही करना चाहिए। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम स्टील संपन्न ने अपने परिसर में 20 लाख से भी अधिक वृक्ष लगाए हैं। कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा विशाखापट्टनम के पास जो एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री के आजू बाजू उन्होंने कई पेड़ लगाए हैं, जिससे फैक्ट्री से जो वायु प्रदूषण फैलता है वो दूर होने की आशा की जाती है, वो दूर हो सकता है। उन्होंने एक नगर भी तैयार किया है। तैयार होने वाले प्रत्येक टन तरल स्टील के लिए एक वृक्ष, तैयार होने वाले प्रत्येक टन स्टील के लिए एक वृक्ष। जस्ता तथा सीसा के अग्रणी निर्माता दी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का कथन है कि हम केवल पर्यावरण का आनंद ही नहीं लेते हैं, हम इसकी सुरक्षा भी करते हैं। और इसी से साबित करने के लिए हम अपने परिसर में तथा आसपास के गांव में हज़ारों वृक्ष लगाए जाते हैं। दी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने अपनी तेल अधिक शोधक इकाइयों के आसपास हरित पट्टियाँ विकसित की है और वर्ष 1991 के दौरान इसमें 1 लाख से अधिक वृक्ष लगाए हैं। अच्छा, विशाखापट्टनम ने क्या कहा है कि हमको जीने के लिए खाली पर्यावरण का आनंद ले सकते हैं। जस्ट विल गो ओनली फॉर पिकनिक, उसके लिए जा रहे हैं, उसको एंजॉय कर रहे हैं, हरे भरे पेड़ों को देख रहे हैं, झीलों को देख रहे हैं, नदियों को देख रहे हैं, और हम लोग क्या करते हैं, पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं। यही साधन नहीं है। तो उसने कहा कि हमें अपनी रक्षा के लिए, अपने जीवन रक्षा के लिए उन्होंने क्या किया, कई पेड़ अपने आजू बाजू में लगाए हैं और आजू बाजू गाँव में भी लगाए हैं। जहाँ पर फैक्ट्री है, जहाँ पर उद्योग कारखाने हैं, वहाँ पर भी उन्होंने कई किलोमीटर दूरी तक पेड़ लगाए हैं, क्योंकि पेड़ से हमको प्राणवायु ऑक्सीजन मिलती है और इसी के सारे हम लोग जीते हैं। और जब शुद्ध हवा हमको मिलेंगे, हम स्वस्थ रहेंगे और हमको स्वस्थ भोजन भी मिल सकता है, क्योंकि उन पेड़ों से वातावरण शुद्ध होगा और जो धान चावल वगैरह जो भी हमको अनाज हमको इस खेतों से मिलता है वो शुद्ध माना जाएगा, नहीं तो कीड़े वाला अनाज हमको मिल सकता है। प्रदूषण को कम करने में कचरे के पुनः उपयोग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उपयुक्त उपचार के बाद व्यर्थ पानी का कृषि जल तथा जल जीवों की फसल प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। तो ये जो कचरे का पानी आता है, उस कचरे के पानी को क्या करते हैं लोग, खेती के लिए उपयोग ले रहे हैं। पर बच्चों, अगर देखा जाए तो ये जो खेती में ये जो उद्योग का पानी, इंडस्ट्री का पानी, कारखाने का पानी जो छोड़ जाता है, जो सब्जियों में जाता है, तो सब्जियों में भी जो सब्जी उगती है, उन तरकारी में क्या है, एक प्रकार की महक आती है जिसको हम लोग खा नहीं सकते, क्योंकि उसका अंश उस पानी से तो पेड़ बनता है, तो पानी का कुछ अंश उसके अंदर जाने के कारण हमको उन
पत्तियों में भी एक प्रकार की गंध आने लगती है, दवाई की गंध आने लगती है। उपयुक्त उपचार के बाद व्यर्थ पानी को कृषि तथा जल जीवों की फसल तथा प्राप्त करने में उपयोग कर सकते हैं। जो पानी हम लोग इंडस्ट्री का पानी जो हम लोग जलाशय से छोड़ दे रहे हैं, नदी नाले से छोड़ दे रहे हैं, तो पानी को लेखक कहते हैं कि उन पानी का प्रयोग हम लोग फसल के लिए भी कर सकते हैं और विद्युत बनाने के लिए भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। भारत की अधिकांश कागज़ बनाने वाली मिलें कारखाने से निकलने वाले अपशिष्ट जल का धान तथा गन्ने की खेती के लिए उपयोग करती है। क्योंकि धान के लिए, धान यानी कि चावल जो चावल के ऊपर जो भूसा होता है उसको कहा जाता है, और गन्ने के लिए क्या करते हैं, ये कारखाने के पानी का उपयोग ये लोग कर रहे हैं। चूँकि हमारे प्राकृतिक संसाधनों तेज़ी से समाप्त हो हैं, इसलिए हमें ऊर्जा को वैकल्पिक स्रोत का उपयोग करना होगा। उदाहरण के लिए प्रथम ऊर्जा में बिजली बनाई जा सकती है और इसका बहुत ही कम लागत आती है तथा पर्यावरण को कई नुकसान भी नहीं होता है। सागर की लहरों तथा सौर ऊर्जा का उपयोग करने के लिए औद्योगिकी विकसित करनी होगी। ग्रामीण क्षेत्र में घरेलू ईंधन के लिए लकड़ी का उपयोग करते हैं। कोयला जलाते हैं, कोयला जैसे बायोगैस बनाने की कोशिश करते हैं, और गैस के लिए हमारे जो गैस है उसके लिए भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। और घरों में ईंधन की खपत और प्रदूषण को कम करने के लिए उच्च क्षमता वाले बर्नरों और धुआं रहित चूल्हों का उपयोग किया जा सकता है। जैसे कि पहले बताया गया है कि लगभग 80% प्रदूषण समृद्धशाली राष्ट्रों द्वारा होता है, जो विश्व का केवल 15% हिस्सा है। लेकिन विश्व के बाकी 75% राष्ट्रों का भी इसकी कीमत दुगनी चुकानी पड़ती है। विकसित देशों में रहने वाले लोग अथवा बिना किसी रोक टोक के अपनी प्राकृतिक भंडारों का दोहन करते हैं। हाँ, और लोग कहते हैं कि हम लोग एक बड़ी मूर्खता कर रहे हैं कि हम प्रगति कर रहे हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग बना रहे हैं, बड़े बड़े कारखाने बना रहे हैं, पर हम सबसे बड़ा हम लोग ये मूर्ख काम कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने जीवनदायिनी वृक्षों को ही काटते चले जा रहे हैं। जो वृक्ष हमको
और जीवन वायु ऑक्सीजन देते हैं, हम क्या करें, इनको काटते हुए चले जा रहे हैं। हम अपने वनों को नष्ट करते जा रहे हैं, अपने पारस्परिक संतुलन और हमारा जो संतुलन, जो धरती पर जो बैलेंस है वृक्षों के कारण, वो बैलेंस हमारा बिगड़ता हुआ चल जा रहा है, जिसके कारण ओजोन में कमी क्षमता आ गई है। पेड़ पौधे काटने से समय पर वर्षा नहीं हो रही है, समय पर अगर हो भी रहे तो कभी कभी ज़्यादा होती है, कभी कभी कम हो जाती है, कहीं सूखा पड़ जाता है। तो सारे वर्षों को काटने के परिणाम हो रहे हैं और इसलिए हमको धरती का संतुलन सही बैलेंस रखने के लिए हम लोगों को क्या करना है, पेड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगाना चाहिए। दूरगामी योजना के अभाव में शहरीकरण ने अनेक शहरों तथा उपशहरों क्षेत्र में व्यावसायिक जंगलों को बदल दिया है। ज़मीन के इस गलत उपयोग का एक गंभीर परिणाम है विभिन्न प्रकार के जीवों को समाप्ति, शहरों में वृद्धि, कृषि के प्रसार, बांधों के निर्माण तथा वनों का विनाश से जंगली जीवों अधिक नष्ट हुए। तो जो और वनों को काटने से, जंगलों को काटने से, क्योंकि पेड़ पौधे क्या है, जंगल में रहते हैं, काटने से जो हमारे जंगल में रहने वाले जो जीव जंतु है, वो जंतु क्या हो रहे, धड़ाधड़ नष्ट होते चले जा रहे हैं। बाघों कमी आई है, हिरणों की कमी आई हुई है और कई जानवर जो है जंगल काटने से शहर की ओर भागते हुए आ रहे हैं, जिसके कारण हमारी जीव हानि को भी खतरा होने की शंका है। तो इसके कारण वनों काटने से हमारे लिए बहुत सारे दुष्परिणाम ही मिल रहे हैं। जंगली जीवों के आवासों को नष्ट करते हैं और जो पेड़ पौधों पर जो पशु पक्षी जो घोंसले बनाते हैं, उनकी चिड़चिड़ होती है, ये सारे पक्षी आजकल तो हम लोगों को शायद कई जगह पर चिड़िया जिसको गौरिया कहते हैं, वो भी हमको देखने के लिए कम मिल रही है। रसायन मछलियाँ पक्षियों को लाभदायक कीटों को मार रहे हैं। ये मानव जीवन के लिए बड़ा खतरा उत्पन्न हो रहा है। प्रतिवर्ष हम हज़ारों व्यक्तियों के मृत्यु हुई है और अनेक व्यक्ति बीमार हुए हैं। अब यह समय आ गया है कि हमें परिस्थितियों की गंभीरता तथा पहचानने की और इस प्रकार के कार्य करें जिससे हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए ये धरती पर जीवन और अधिक जीने योग्य बन सके। यह सच है कि मनुष्य जीवित रहना चाहता है और इसके लिए उसे चाहिए कि सांस लेने के लिए योग्य तथा पीने योग्य पानी मिले। उसे चाहिए कि साफ नीला आसमान, स्वच्छ नदियाँ तथा हरे भरे वन, परंतु उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। पर्यावरण प्रकृति का बेशकीमती उपहार है। पर्यावरण की सुरक्षा और पारस्परिक संतुलन को बनाए रखना हमारा प्रथम कर्तव्य है। ये चाहिए कि हम सब पृथ्वी को हरा भरा रखें ताकि हम प्रदूषण मुक्त वातावरण में साफ सफाई रह सके। हमें स्वयं को बचाने के लिए पर्यावरण को बचाना बहुत ही ज़रूरी है, अन्यथा ये दिन अब दूर नहीं जब मनुष्य स्वयं एक संकटाग्रस्त प्रजाति हो जाएगा। तो उसने लिखा है कि पर्यावरण हमारे प्रकृति का एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक उपहार है। जब हम लोग पर्यावरण को बचाएंगे तो हमारा और सुरक्षा के लिए जो संतुलन है वो बनाए रखना चाहिए। इसलिए पर्यावरण के कारण ये पृथ्वी हरी भरी रह सकती है, प्रदूषण मुक्त वातावरण बन सकता है और जीने के लिए हमें सहारा मिल सकता है। नहीं तो जब प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा तो धरती पर रहने लायक लोग नहीं रहेंगे, सांस लेने में तकलीफ होगी। जीने के लिए, खाने के लिए जो फल हमें फल फूल की क्या कहते हैं कि फल फूल और दवाइयाँ देते हैं जो हमारे लिए बहुत आवश्यक है, ये सारी जब नष्ट हो जाएंगे तो उसका परिणाम हमारे स्वास्थ्य के ऊपर ज़रूर पड़ेगा और शायद पड़ भी रहा होगा, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारे वनों को काट कर वहाँ पर या तो लकड़ी के लिए वनों को काटा है या घर के आवास के लिए वनों को काटा है और हम लोग धड़ाधड़ वनों को काटते हुए चले जा रहे हैं। तो इसका परिणाम हमके आगे के काल में ज़रूर ही भुगतना होगा। थैंक यू चिल्ड्रन, थैंक यू वेरी मच। आई थिंक वी completed our portion today. So wish you happy new year, wish you happy prosper and new year.
Take care of your health, eat well, and come to the class, next class. I don't know when that class is going to start. Come very smiling faces to our class. Thank you very much, children. अभी तक जो हम लोग पढ़ा है उसको ध्यान देने की कोशिश करो। जब क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे तो क्लास को आने की कोशिश करो बच्चों। हमको ठीक से तरीके से मैंने जितना बताया है, तुम लोगों ने कितना समझा है, नहीं समझा है, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। जब हम लोग एक साथ तुम और हम एक साथ जब मिलकर बैठेंगे, हम अपने विचारों को जब बांटेंगे तो मैं समझूंगी कि तब हमारा क्लास अच्छे से संपन्न हुआ है। अगेन वंस मोर टाइम चिल्ड्रन, थैंक यू वेरी मच एंड लिसनिंग टू माई ऑल दिस डेज माई क्लासेस and happy and prosperous new year. Thank you once more. God bless you children. अभी नेक्स्ट पार्ट हमको पढ़ाना होगा ग्रामर। ग्रामर में हमको क्या कहते हैं कि बहुत सारा पोर्शन दिया गया है। सबसे पहले इसने दिया है वर्तनी, शब्द विचार, उपसर्ग और प्रत्यय। वर्तनी एवं शब्द विचार। सबसे पहले तो हम लोगों को शब्द विचार के बारे में जब हम लोग बात करेंगे तो हमारी ध्वनि लिखित और उच्चरित रूप माना जाता है। लिखते समय हमको व्याकरण की बहुत ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि अगर किसी को हिंदी नहीं आता तो अपनी टूटी फूटी हिंदी में हमारे से बात करता है तो हम लोग समझने वाले समझ जाते हैं, पर वो टूटी फूटी हिंदी हमको हिंदी परीक्षा में नहीं चलती है। हमें परीक्षा में किताबी हिंदी या शुद्ध हिंदी में लिखना बहुत ही ज़रूरी माना जाता है। और उसके बाद से हम यहाँ पर देखते हैं कि बहुत सारे विद्यार्थी जो है मात्रा में बहुत बड़ी गलती करते हैं, तो इन मात्राओं की ओर भी हमें को ध्यान देना चाहिए। और बच्चों को भी परीक्षा में पूछा जाता है कि च वर्ग के अक्षर लिखो, प वर्ग के अक्षर लिखो, तो प वर्ग के अक्षर लिखे प लिखना है, च वर्ग लिखे तो च से ज लिखना है। तो इनका एक एक वर्ग है, एक ही क्लास में एक ही आता है। ये उच्चारण की दृष्टि से इनको डिवाइड किया गया है, इनको विभाजित किया गया है। इसको हिंदी कहते हैं कि हिंदी की वर्णमाला। वर्णमाला में 11 वर्ण होते हैं और 3 संयुक्त अक्षर होते हैं। उसके बाद से और उसके बाद से आते हैं व्यंजन। व्यंजन शायद व्यंजन की संख्या कितनी मुझे भी याद नहीं है। और अगर कहा जाए कि स्वर कितने होते हैं लिखिए, तो तुमको स्वर कितने होते हैं यानी कि कटु श स ह तक यहाँ तुमको लिखना होगा, क्योंकि क्षत्रज्ञ ये संयुक्त अक्षर माने जाते हैं। और लास्ट में जो है यर लवशेन अंतस्थ कहा जाता है। श श स ह इसको उष्मस कहा जाता है, क्योंकि ये सांस के द्वारा इसका उच्चारण होता है। और क्षत्रज्ञ ये संयुक्त अक्षर माने जाते हैं, क्योंकि क्षत्रिय क्ष और त्र से क्ष बना है, त्र और र से त और र से त्र बना है, और क्षत्रज्ञ ग और ये से ज्ञ बनकर ज्ञ बना हुआ है, ऐसा माना जाता है। ये है हमारा शब्द विचार। उसका से वर्तनी और शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध किया जाता है। और यहाँ पर से बहुत सारे लिखे हैं कि वर्तनी का क्या कहते हैं कि सही ढंग नहीं रहने से, सही ढंग से उच्चारण नहीं करने के कारण ये वर्तनी की त्रुटियाँ हमारे विद्यार्थियों में चलती है, क्योंकि ज़्यादातर ये इनके ऊपर इनके मातृभाषा हिंदी का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। ये वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध की बहुत बार आता है। उसके बाद से आता है लेखन की असावधानी। वर्तनी दोष सबसे अधिक त्रुटियों लेखन की असावधानी के कारण होती है। उदाहरण के लिए शिरोरेखा खींचते समय थोड़ी सी असावधानी म को प
हाँ, या स में भ या म को भ बना देती है। इसे असावधानी या शीघ्रता के कारण ही ड को ई तथा ई को न लिख दिया जाता है, क्योंकि एक ही मात्रा है। जैसे कि अब उसने बताया कि भ को म, भ लिखते समय क्या है, हमको भ म लिखते समय सीधी मात्रा या ये एक सीधी लाइन, उसके बाद से उस लाइन को जोड़कर एक तिरछी लाइन, एक सीधी लाइन बनती है। पर हम लोग गलती से क्या करते हैं, म को सीधा लिखने के बजाय यहाँ लिखते समय एक ऐसा उसको मिला देते हैं, तो जिसके कारण वो क्या बन जाता है, ब बन जा भ प ब प फ ब भ म भ बन जाता है वो। तो और भ तुम लोग प्रोनाउंसिएशन करते समय, उच्चारण करते समय भ बोलते हैं और उसका सुनाई देता है ब, और ये वहाँ पर बन जाता है ब। और जब ब हम लोग लिखते हैं तो वहाँ की तो एक अशुद्धि निकल जाती है। सभी देखा जाए तो ई में हम लोग एक मात्रा जोड़ देने से वो झ बन जाता है। ई को पूरी लाइन नीचे तक लाइन निभाने से वह ड भी बन सकता है। इस प्रकार से तुम लोग हिंदी में हिंदी का पूरा ज्ञान रहने के कारण बहुत सारी त्रुटियाँ करते हैं। थैंक यू वेरी मच चिल्ड्रन, विश यू हैप्पी एंड प्रॉस्परस न्यू ईयर। कम वेरी cheerful to our Hindi class next week. Thank you very much children. Once more time, happy new year.